वेलकम दोस्तों, फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल पे जिसमें आपको अभी मैं भौतिक विज्ञान के सूत्र बताने वाला हूँ सुपर 100 के एग्जाम के पर्पज़ से। जो सुपर 100 जो क्वेश्चंस आते हैं इन्हीं कुछ मैं सूत्र बताऊंगा, उन्हीं से रिलेटेड रहते हैं। तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आपको सुपर 100 की तैयारी मैं बिल्कुल फ्री में करा सकूँ, क्योंकि मैं सुपर 100 की तैयारी बिल्कुल फ्री में कराता हूँ इस चैनल पर, इसलिए सब्सक्राइब करें। तो भौतिक विज्ञान के कुछ सूत्र आपको मैं बताने वाला हूँ। चलिए, दर्पण जो हम देखिए, हमारे भौतिक विज्ञान में दो ही ऐसे चैप्टर हैं जिसमें सूत्र हैं। जो पहला है प्रकाश वाला चैप्टर है और दूसरा क्या है, विद्युत। तो उन्हीं दो चैप्टरों में से आप कुछ सूत्र लाया हूँ जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नहीं पूरे सूत्र ही ला दिया हूँ मैं आपके लिए। चलिए एक एक करके एक चैप्टर वाइज चैप्टर, दो ही चैप्टर का बताने वाला हूँ क्योंकि दो ही चैप्टर में सूत्र ही है। तो उसका क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, पहला है अपना देखिए, मैं इसकी सबसे पहले आप लोगों के लिए मदद के लिए मैंने एक रफ कार्य के लिए रफ बना लिया है, देखिएगा, ताकि मैं पढ़ाते वक्त आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप मतलब माइंड मैप अब इसमें समझ नहीं आएगा कि मेरा माइंड मैप है, मैं अपने समझने के बनाया हूँ, मैं आपको यहाँ से अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, उस माइंड मैप बनाया हूँ। चलिए आपको इसको मैं करता हूँ। सबसे पहले हम लोग प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन वाले सूत्र जो चैप्टर है उसे सूत्र देखेंगे। देखिए, पहला सूत्र है R = 2F। अब जो देखिए R/2F जो है गोलीय दर्पण में इस सूत्र का उपयोग किया जाता है। जो R है गोलीय दर्पण, जिस गोले का भाग है उसकी रेडियस है, मतलब उसी को दर्पण की त्रिज्या कहते हैं, और जिस गोले का भाग है वो। और फोकस, टू फोकस इक्वल टू R, मतलब कि फोकस का 2 गुना उसकी त्रिज्या होती है। ठीक है, तो जितना फोकस रहेगा उसकी दुगुना करेंगे तो त्रिज्या मिल जाएगी। यहीं पर इसको अगर हम लोग थोड़ा डिटेलिंग करें इसका, जब इसको 2 का पाँचवां करेंगे, इसके नीचे भाग गुणा है तो इसे भाग में आ जाएगा और ये हो जाएगा F। मतलब कि रेडियस की आधा उसकी फोकस दूरी होती है और फोकस दूरी की 2 गुनी उसकी रेडियस होती है। इस वजह से आप समझ सकते हैं गोलीय दर्पण में उपयोग किया जाता है। दूसरा अपना टॉपिक है चिन्ह परिपाटी। देखिए मैं लिखता हूँ, चिन्ह परिपाटी। जो आगे आने वाले फॉर्मूला है, इन्हीं चिन्ह परिपाटी जब पता रहेंगे आपको तभी आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। अगर चिन्ह परिपाटी आपको नहीं पता रहेगी तो उन प्रश्नों को आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। देखिए, आपको चिन्ह परिपाटी समझने के लिए मैं अवतल दर्पण का उपयोग करके उसके मदद से आपको चिन्ह परिपाटी को बहुत ही आराम से समझाऊंगा। चलिए, एक अवतल दर्पण बनाते हैं अपन लोग। इसका यह परावर्तन पृष्ठ है। ठीक है, मुख्य अक्ष है, काल्पनिक रेखा है मान लीजिए। देखिए, इसमें जो चिन्ह परिपाटी होती है इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, तो हमको ऋणात्मक साइन का उपयोग करना है या धनात्मक, इसी चिन्ह परिपाटी में समझते हैं। ऋणात्मक करना है या धनात्मक, उसके लिए चलिए आपको दिखाता हूँ मैं। एक मुख्य अक्ष है, ठीक है, मुख्य अक्ष। जब हम किसी भी प्रतिबिंब या बिंब को मुख्य अक्ष के, जो मुख्य अक्ष है उसके ऊपर लेते हैं, उसकी ऊंचाई लेते हैं, ऊंचाई में। अगर देखिए, इस चिन्ह परिपाटी को ऊंचाई और दूरी के हिसाब से समझा सकता है। तो पहले आपको मैं ऊंचाई से समझाता हूँ, फिर उसकी दूरी से समझाता हूँ। देखिए, अगर मुख्य अक्ष के ऊपर कोई वस्तु है ऊंचाई में तो उसको हमेशा धनात्मक लेते हैं। ये दोनों साइड के लिए सत्य है। ठीक है, अगर उसी को मुख्य अक्ष के नीचे कोई ऑब्जेक्ट है या प्रतिबिंब है, उसको ऋणात्मक लेते हैं। ठीक है, देखिए जो आपको मैं इस वीडियो में जो दिख रही है आपको ऊपर, इस वीडियो में आपको बताया था कि यू को हमेशा माइनस लेते हैं, क्योंकि जो यू होता है वो बिंब प्रतिबिंब होता है, मतलब कि ऑब्जेक्ट होता है, वस्तु। उसको हमेशा दर्पण के बाएं साइड रखते हैं। इधर ही रखेंगे, इधर थोड़ी रखेंगे, इधर रखेंगे तभी ना प्रतिबिंब बनेगा। तो इसको हमेशा बाएं साइड रखते हैं। तो यह दूरी पर डिपेंड करता है। ये वस्तु से दर्पण की दूरी होती है। या आपको मैं ऊंचाई समझा दिया, चाहे दूरी समझाता हूँ तब आपको ये समझ आ जाएगा। जैसे ये दर्पण है, दर्पण इस अभी हम मुख्य अक्ष को हम नहीं ध्यान रखेंगे, ऊंचाई में बस मुख्य अक्ष का ध्यान रखते हैं। जब दर्पण के बाएं साइड प्रतिबिंब या बिंब हो, बाएं साइड उसको ऋणात्मक लेते हैं और इधर धनात्मक लेते हैं। अगर दाएं साइड में हो तो धनात्मक। जो यू होता है वो ऑब्जेक्ट होता है, वस्तु होता है, बिंब होता है, और बिंब को हमेशा बाएं साइड ही लिखते हैं। जब उसको दर्पण से दूरी लेंगे इसलिए उसको माइनस में लगाते हैं, क्योंकि चिन्ह परिपाटी में ये महत्वपूर्ण नियम है एक तरीके से। अगर आप ये नहीं पता कर पाएंगे तो आपका क्वेश्चन जो है गलत हो जाएगा, आपका राइट आंसर नहीं आएगा। राइट आंसर आएगा भी तो उसमें प्लस माइनस का डिफरेंट आ जाएगा, इससे आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। इसलिए चिन्ह परिपाटी को अच्छे समझ सकते हैं आप। चलिए, चिन्ह परिपाटी के बाद अगला टॉपिक आता है अपना आवर्धन। आवर्धन समझाता हूँ मैं आपको, पहले इसको मिटा लूँ। अरे यार, मैं सॉरी यार, मैं आपको स्क्रीनशॉट लेने दिया। चलिए आप वीडियो बैक करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा उसका। देखिए, तीसरा टॉपिक है अपना आवर्धन। देखिए, आवर्धन जो होता है लेंस में भी होता है और दर्पण में भी होता है। तो पहले मैं आपको दर्पण समझाता हूँ।
दर्पण का है ये, तो दर्पण लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैं दर्पण लिख दे रहा हूँ। ये दर्पण का आवर्धन समझाता हूँ मैं आपको। आवर्धन मतलब होता क्या है? आवर्धन को हमेशा हम एम से दर्शाते हैं, तो इसको ब्रैकेट में लिखे तो यहाँ पे एम लिख सकते हैं। आवर्धन मतलब होता है कि जब बिंब से प्रतिबिंब बनेगा तो उसकी जो थिकनेस होती है, मतलब उसकी जो आकार बढ़ जाता है या फिर छोटा हो जाता है, आकार बढ़ेगा या फिर छोटा होगा, तो उसी के अनुपात या फिर बोले तो कितना बढ़ जाता है या फिर कितना घट जाता है, उसको आवर्धन करते हैं। आवर्धन को जैसे चिन्ह परिपाटी समझाए ना, उसमें दूरी और ऊंचाई, तो दूरी के हिसाब से निकालेंगे तब भी आवर्धन को निकाला जा सकता है, और ऊंचाई के हिसाब से निकालेंगे तब भी आवर्धन निकाला जा सकता है। तो हम दोनों तरीके से आपको समझाते हैं। पहले हम निकालेंगे कैसे? ऊंचाई से। देखिए, जो प्रतिबिंब की ऊंचाई होती है, रुकिए थोड़ा गलत हो गया, प्रतिबिंब, ठीक है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, देखिए प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई। अगर हम प्रतिबिंब की ऊंचाई को मान लें h1 h डैश और इसको h, तो ये इसका सूत्र होता है। मतलब कि प्रतिबिंब मतलब कि जो दर्पण में हमको चेहरा दिख रहा है उसकी ऊंचाई मुख्य अक्ष से और बिंब की ऊंचाई, दोनों का जब भाग करेंगे तो जो हमारे पास भागफल आएगा वही अपना आवर्धन कहलाएगा। तो कितना गुना बड़ा है या फिर कितना गुना छोटा है, इस आवर्धन सूत्र से निकाला जाता है। इसका अगर ये ऊंचाई से है तो इसका एक दूरी से भी सूत्र होता है। u को हम क्या मान बोलते हैं पता है आपको? यहाँ लिख देता हूँ मैं। u को हम क्या? बिंब की दूरी, बिंब मतलब ऑब्जेक्ट, बिंब की दूरी, और v को हम प्रतिबिंब की दूरी। राइटिंग पे ध्यान मत दीजिएगा, की दूरी। अब ये दूरी कहाँ से हम लोग ले रहे हैं? दूरी हम ले रहे हैं दर्पण से, दर्पण से दूरी ले रहे हैं, ठीक है। अब इसका तो दूरी से हो गया, अब इसकी ये तो ऊंचाई से हो गया। अब ये दूरी का सूत्र निकालते हैं। तो दूरी का आवर्धन लेंगे हम दूरी से, तो होगा कि v बटे u, v बटे u लेंगे, लेकिन इसमें माइनस लगा देंगे। ये तो फॉर्मूला ही है, माइनस लगा, क्योंकि u जो होता है हमेशा माइनस में होता है, इसलिए यहाँ माइनस लगा देंगे तो बेहतर रहता है। ये सूत्र है इसका आवर्धन का। जब हम प्रतिबिंब की दूरी को बिंब की दूरी से भाग देंगे तो जो हमारे पास भागफल आएगा वही आवर्धन कहलाता है। लेकिन जब इन दोनों आपके पास दोनों डाटा हो, प्रतिबिंब भी हो और बिंब भी हो और ऊंचाई भी हो और दूरी भी हो, तो इन दोनों का मान समान आता है। अगर ऐसा बोल देगा कि एक की इन दोनों की ऊंचाई दे दिया गया है, एक की प्रतिबिंब की दूरी दे दी गई है, बोलेगा बिंब की दूरी निकालिए, तो यहाँ पर हमको इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। h1 डैश ये अब ये इसके बराबर है, अब ये भी इसके बराबर है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए इसमें इसको एक 3 दे सकता है और एक निकालने को बोल सकता है, इसको हम निकाल सकते हैं किसी को भी, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं अब आगे चलता हूँ। आपको रफली नहीं, एक तरीके से आप प्रोफेशनल समझने के लिए, अब मैं वीडियो देखे होंगे तो समझ गए होंगे, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ठीक है, ले लिया। चलिए इसको मिटाते हैं और अगले टॉपिक पे चलते हैं, क्योंकि अब जगह नहीं है नीचे। आप बता सकते हैं दूरी का ऐसा ही मतलब क्या होता है, पता है आपको? हाँ, एक बात आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जब भी हम किसी भी फार्मूला को लगाते हैं तो उसमें जो डेटा लेते हैं, मीटर में, सेंटीमीटर में, किस में लेना है, वो हमेशा उसके एसआई मात्रक के अनुसार ही लेते हैं। तो आप दूरी का आपको एसआई मात्रक आपको कमेंट में बताना है, देखते हैं आपका सही है कि नहीं। इसके बाद में अगर आप गलत बताते हैं तो आपको शॉर्ट बना के बता दूंगा शॉर्ट में। तो चलिए अगला टॉपिक अपना क्या है देख लेते हैं हम। अगला टॉपिक अपना क्या है, क्या बताइए? नहीं बता पाएंगे ना? अपवर्तनांक है अगला टॉपिक। क्या है अपना? अपवर्तनांक। अब अपवर्तनांक क्या होता है? ये अपवर्तन के नियम में आता है अपवर्तनांक। अपवर्तन आपको चलिए अपवर्तनांक समझाता हूं मैं। अपवर्तनांक जो होता है जब अपवर्तन होता है तभी अपवर्तनांक आएगा। देखिए अपवर्तन के लिए दो माध्यमों की आवश्यकता होती है। जब दो माध्यम से प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आता है, जैसे
सघन से विरल में जाता है तो उनमें प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। तो बस उन दोनों प्रकाश चाल के अनुपात को ही तो आवर्धन बोलते हैं, दूसरा कुछ नहीं। दोनों प्रकाश की चाल के अनुपात को आवर्धन बोलते हैं। देख मान लीजिए कोई माध्यम है, माध्यम मान लीजिए माध्यम 1 ले लीजिए, चलिए माध्यम 1 मान लीजिए माध्यम 2 में प्रकाश की चाल, ठीक है, प्रकाश की चाल बटे माध्यम 1 में प्रकाश की चाल। मतलब मान लीजिए प्रकाश को चाल को हम वेग लेते हैं तो v2 और v1, मतलब इसके जो इसकी चाल है प्रकाश की इस माध्यम में v2 में और v1 में, माध्यम 2 और माध्यम 1 में, वो अलग अलग है। उन दोनों से भाग देने पर उसके अनुपात निकलता है और उसी को क्या बोलते हैं, अपवर्तनांक बोलते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं। और इसमें इसको ऐसे पढ़ते हैं, माध्यम 1 के सापेक्ष, इसको इस तरीके से पढ़ते हैं, माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का क्या अपवर्तनांक, ठीक है। इसको इस तरीके से प्रोनाउंस करते हैं। इसको आप लिख लीजिए, फॉर्मूला अपना इतना ही है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक फॉर्मूले का, ठीक है। ये मार्कर खत्म हो गया, मार्कर चेंज करना पड़ेगा, इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ठीक है। ठीक है, ले लिया। चलिए अब इसको मिटाते हैं और अगले टॉपिक पर तो चलते हैं। देखिएगा अभी अगला टॉपिक इस प्रकार से है कि हाँ, आप फिर से आवर्धन फिर से आ गया। आवर्धन दर्पण के लिए पढ़े से आवर्धन लेंस के लिए, चलिए लेंस का आवर्धन में पढ़ लेते हैं, क्या दिक्कत है अपने को सब आता है, ठीक है। लेंस आवर्धन, ठीक है। ये फिर से आवर्धन आ गया, मतलब कि फिर से लेंस जो है कितना वस्तु को बड़ा दिखाएगा या छोटा दिखाएगा। इसमें भी सेम फार्मूला है, किसके लिए, ऊंचाई के लिए। ऊंचाई के लिए तो सेम फार्मूला है, प्रतिबिंब की ऊंचाई। आवर्धन मतलब वाला सूत्र याद ही रखिए आप, क्योंकि दोनों के लिए कॉमन है। प्रतिबिंब की, राइटिंग पे ध्यान मत दीजिएगा, बस कंटेंट पे ध्यान दीजिएगा। ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई, ठीक है। और जब ये ऊंचाई के लिए है तो दूरी के लिए भी इसका सूत्र होगा। दूरी के लिए सूत्र भी सेम ही है, बस थोड़ा सा चेंज है उसमें। चलिए चेंज आपको दिखाता हूँ मैं। जब दूरी के लिए लेंगे, ये ऊंचाई के लिए, ठीक है, ये चीज़ ऊंचाई के लिए है और दूरी के लिए लेते हैं। चलिए सेम पे लिखेंगे v और u, क्योंकि उसमें v और v लिखे थे, लेकिन वहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम लोग बोले माइनस लगाया था। यहाँ पे अब माइनस नहीं लगेगा, यहाँ पे प्लस लगेगा, मतलब कुछ नहीं रहेगा यहाँ पे। यहाँ पे यही आवर्धन का सूत्र हो गया, मतलब कि प्रतिबिंब की दूरी बटे बिंब की दूरी ही उसकी आवर्धन रहेगी। जितना आएगा उतना गुणा करना पड़ेगा उसमें। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए एक चीज़ बात और बार, जब पूछे आवर्धन का एसआई मात्रक या कोई यूनिट तो होगी इसको मापने की कि एक आवर्धन, 2 आवर्धन कितना, तो इसमें कोई यूनिट नहीं होती है। जैसे धारा के लिए, वोल्टेज के लिए, विभवांतर के लिए, हीट के लिए, पावर के लिए जो एसआई मात्रक होते हैं, लेकिन आवर्धन के लिए कोई एसआई मात्रक का उपयोग नहीं किया जाता। अगर परीक्षा में पूछता भी है तो वहाँ पे कोई ऑप्शन राइट नहीं होगा, उसमें नॉन ऑफ दिस ऑप्शन का राइट आंसर होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, ले लिया। तो ये इसका होता है आवर्धन, किसका, लेंस का, ठीक है। अब लेंस के टॉपिक से एक और टॉपिक है, पता है आपको, लेंस की पावर यानी क्षमता। लेंस की पावर, ठीक है, जिसे हम पावर को P से दर्शाते हैं, लेंस की पावर। लेंस की पावर का सूत्र होता है 1/f, यानी फोकस दूरी। लेंस की जो फोकस दूरी है, 1 बटे उसकी फोकस दूरी, और इसका सही मात्रक जो होता है वो डाई ऑप्टर यानी डी से दर्शाते हैं। डाई ऑप्टर, डाई ऑप्टर, डाई ऑप्टर,
डाइऑप्टर, डाइऑप्टर इसकी सही मतलब होता है, यूनिट होती है। जैसे एक डाइऑप्टर का जो मान होता है, जब एक डाइऑप्टर लेंगे तो उसको 1 मीटर माइनस घात कैसे आया, जैसे यहाँ पे 1 डाइऑप्टर निकालना है कि पी का मान 1 है, तो यहाँ पर बटे 1 लेंगे, तो ये इसको हमें देखिए इसका सही मतलब जो होता है मीटर में लेते हैं, क्योंकि दूरी का सही मतलब मीटर होता है। जब 1 है और जब यह 1 जो है ऊपर जाएगा, मतलब यहाँ से इसका ऊपर जब करेंगे तो ये इसका जो धनात्मक एक घात है वो ऋणात्मक बदल जाती है। आपको जैसे ही पता होगा, 9th का टॉपिक है, तो इसलिए ये इसका 1 डाइऑप्टर में इतना मीटर होता है। क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है 2026 के फिजिक्स क्वेश्चन में, आप देख सकते हैं। और एक सूत्र होता है, सूत्र में मैं ब्रैकेट लगा दे रहा हूँ ताकि आपको सूत्र स्पेशल दिख जाए। जो टॉपिक है अपना T बराबर 1/f, इसका एसेंस और ले लीजिए, ठीक है, ले लिए। कोई भी डाउट हो तो मुझे आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। और पुराने साल के पेपर पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। आपका टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, वहाँ जाकर ज्वाइन करें इसको। और इसको चलिए मैं मिटाता हूँ और अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगर कोई भी डाउट हो तो मैं मोबाइल नंबर में लिख दे रहा हूँ, कॉल करें इस पर और अपना डाउट तुरंत पूछ सकते हैं मेरे से। ये मेरा फ़ोन नंबर है, तो कॉल करके अपना डाउट तुरंत पूछ सकते हैं। आपके सारे डाउट का जवाब दूंगा इस टॉपिक, नोट कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में नंबर डाल दूंगा। ओके, चलिए अगला टॉपिक अपना इस प्रकार से है कि देखते हैं। हाँ, ये अपना जो बताया अपना फॉर्मूला आपको, ये सब थे अपने इस टॉपिक से, जो प्रकाश वाला टॉपिक था उस टॉपिक से। अब इस टॉपिक जितने भी उसमें प्रश्न थे या फिर प्रश्न बोले थे सूत्र थे, उसको मैंने कवर कर दिया है। अब चलिए विद्युत वाले चैप्टर में आते हैं, उसमें जितने भी होंगे अपने सूत्र वो भी देखेंगे, ठीक है। विद्युत, उसमें पहला सा हम स्टार्ट करेंगे किससे, धारा से। धारा का सूत्र होता है, धारा को I से दर्शाते हैं करंट, Q/T। तो इसकी परिभाषा बन जाती है आवेश। ये आवेश, इसका सही मतलब क्या होता है, इसका सही मतलब होता है कूलॉम, T का सेकंड, और ये धारा का एम्पियर, ठीक है, ये ध्यान दीजिए। तो जब आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, आवेश की प्रवाह की दर को, दर मतलब समय, मतलब कि एकांक समय में कितना आवेश बह रहा है, Q/T, इसी को धारा, इसको क्या बोलते हैं, विद्युत धारा बोलते हैं। इसका ऐसा मतलब क्या होता है, एम्पियर होता है। तो ये पहला सूत्र है, इसको, ये आवेश है, इसका ऐसा मतलब कूलॉम, ये समय है, मतलब एकांत आवेश में, एकांत समय में कितना आवेश बह रहा है उसी को धारा बोलते हैं। चलिए कुछ इसको नोट कर लीजिएगा। टॉपिक दूसरा चलते हैं। दूसरा टॉपिक क्या कहता है कि दूसरा टॉपिक आता है विभवांतर। विभवांतर जिसे हम V से दर्शाते हैं, ठीक है। विभवांतर कहता है कि एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य को विभवांतर बोलते हैं। फिर समझिएगा, एकांक आवेश को मैं इसका सूत्र लिखता हूँ, इसका सूत्र होता है, विभवांतर को हम लोग V से दर्शाते हैं, तो V बराबर क्या, W/Q। देखिए एक Q क्या है, आवेश है, आवेश, Q बराबर आवेश, ठीक है, सॉरी, Q बराबर आवेश है, T बराबर समय है, W बराबर कार्य है, V बराबर विभवांतर है, ठीक है। तो आप ध्यान रखिए, एकांक आवेश को ले जाने में किए गए कार्य को क्या बोलते हैं, विभवांतर बोलते हैं। विभवांतर का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, ऐसा ही मात्रक वोल्ट होता है। क्या होता है, वोल्ट, जिसे हम V से दर्शाते हैं, ठीक है। अब ये देखिए, कार्य का भी ऐसा एक मात्रक होता है, कार्य का ऐसा ही मात्रक जूल होता है, ठीक है, जूल। जैसे अगर हम बोले 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बटे 1 कूलाम, मतलब कि 1 कूलाम आवेश को ले जाने में 1 जूल कार्य किया गया, उसको 1 वोल्ट बोलते हैं। तो इस टॉपिक का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बल्कि ये इस टॉपिक में नहीं होता है, आपको समझाने के लिए बताया था। इसमें एक प्रश्न और भी आ सकता है। चलिए मैं आपका चिन्ह है, विद्युत के जो परिपथ बनते हैं उसके लिए चिन्ह है कुछ, उसको मैं आपको समझाऊंगा, इसको आप नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया। चलिए इसको मिटाते हैं आप।
और अगले टॉपिक पे पहुँचते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इसी तरीके से सुपर 100 रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा। कल से अब मैंने फिजिक्स कवर कर दिया है और केमिस्ट्री कवर कर दी है। अब मैं कल मैथ्स की वीडियो आने वाली है, तो उसके लिए अपेयर रहिएगा। और मेरे सुपर 100 की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपको और भी अच्छे तरीके से कंटेंट प्रोवाइड कर सकूँ। सब्सक्राइब कीजिए। मैं अगला टॉपिक चलता हूँ। अगला टॉपिक यह है कि मैं विद्युत के जो रासायनिक उपकरण होते हैं उनके एक सिम्बॉल के रूप में दर्शाया जाता है। ठीक है, टॉपिक नंबर 3 है अपना, तो सिंबल के रूप में दर्शाया जाता है। तो पहले विद्युत सेल होती है, मतलब बैटरी अलग होती है, सेल अलग होती है। समझाता हूँ कैसे। पहले हम लेते हैं विद्युत सेल। विद्युत सेल में देखिएगा, एक ऐसे होता है, एक बड़ी डंडी होती है। बड़ी डंडी को प्लस बोलते हैं, छोटी वाली को माइनस। ये विद्युत सेल, मतलब जो अपने रिमोट में या घड़ी में जो सेल लगती है छोटी वाली, वो विद्युत सेल होती है, एकक सेल। ठीक है, उसका सिंबल इस तरीके से। अब बोलेंगे विद्युत बैटरी कैसे बोलते हैं, बस अगले टॉपिक में विद्युत बैटरी समझाऊंगा आपको। इसको पॉइंट 1 मानते हैं इसको, और इसको 2 मानते हैं। ठीक है, तो विद्युत बैटरी लिखते हैं। विद्युत बैटरी या फिर विद्युत का संयोजन। संयोजन कर देंगे इसका, देखिएगा। तो ये इसको हम संयोजन करते हैं तो हमेशा सीरीज क्रम में यानी श्रेणी क्रम में करते हैं, ताकि उसका वोल्टेज जो है क्या हो, वोल्टेज जो हो वो बढ़ सके। सीरीज में वोल्टेज बढ़ता है। ठीक है, तो ये धन है, ये माइनस है। अब देखिए, जब हम सीरीज जोड़ते हैं तो यहाँ प्लस से माइनस, ये प्लस से माइनस है, और फिर माइनस से हम लोग प्लस जोड़ देते हैं, ऐसे समझ रहे हैं, ऐसे इस तरीके से। फिर माइनस जोड़ लेते हैं और फिर प्लस जोड़ देते हैं। तो देखिए, इसमें 2 बैटरियाँ जुड़ चुकी हैं, सॉरी 3 बैटरी जुड़ चुकी हैं। इसमें 3 बैटरी, जब 2 या 2 से अधिक सेल जुड़ जाते हैं तो वो बैटरी बन जाता है। जब रिमोट में 2 बैटरी डाल देते हैं ना, तो बैटरी हो जाता है। सिंगल सेल होता है, 2 मिला देंगे तो बैटरी, 2 या 2 से अधिक सेल को जोड़ देंगे तो वह बैटरी कहलाता है, कुछ इस प्रकार से। अगला है कि खुली कुंजी। कुंजी समझते हैं क्या होता है? आप मॉडर्न जमाने के लोग नहीं समझेंगे कुंजी क्या होता है। कुंजी बोलते हैं, देखते क्या लिखा, खुली कुंजी, सॉरी खुली कुंजी, खुली कुंजी। जो खुली कुंजी होती है, स्विच बटन, उसको से हम लोग अप्लायंस को जो बंद चालू करते हैं या फिर ऑन ऑफ करते हैं, तो जो स्विच होती है, खुली स्विच मतलब कि बंद स्विच को इस तरीके से दर्शाते हैं। ठीक है, सिंबल होता है उसका, मतलब स्विच खुली हुई है मतलब बंद है। अब बंद स्विच को कैसे दर्शाते हैं, देखिएगा। बंद कुंजी को कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ ऐसे ही ड्राइंग रहेगा, बस यहाँ एक डॉट लग जाएगा, मतलब ये दोनों जुड़ चुके हैं। इस तरह का सिंबल होता है। और तार की संधि, मतलब एक तार को दूसरी तार से जोड़ेंगे तो क्या सिंबल बनता है, देखिएगा। जब एक तार को दूसरी तार से जोड़ देंगे, मान लीजिए एक तार है, विद्युत में तार है, और एक और तार है, इसको जोड़ना है। आप तो जोड़ ली है, लेकिन उसको सिंबल दर्शाने के ऐसे करके एक दूसरे में जुड़ के यहाँ पे ऐसे डाल कर देना, ये बन जाएगा विद्युत तार की संधि, तो जुड़ गया तार। एक टॉपिक और इसमें इस पेज में आ जाएगा, तो वह है कि बिना संधि के तार, मतलब देखिए, मतलब आपको तार की क्रॉसिंग कराना है बिना संधि के तार। मतलब कि आपको ड्राइंग बना रहे हैं, एक विद्युत इनका अप्लाई का उपयोग करके ड्राइंग बना रहे हैं, जिसमें आपको एक तार से ऊपर से दूसरे तार ले जाना है, और उसमें दर्शाना है कि वह उसके जुड़ा नहीं है। ये तो जुड़ा हुआ है, तो जुड़ा नहीं होने के दर्शाने के लिए हमको, ये मान लीजिए वायर है, ये वायर आ रहा है, तो उसको इस तरीके से कर देंगे। फ्रेमिंग में है या नहीं, उसके बाद मैं चेक कर लेता हूँ। अरे यार, फ्रेमिंग में तो है, चलिए बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं। इस तरीके से दर्शाते हैं इसको, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ बड़ा करके, अपना फ्रेमिंग में नहीं आ रहा होगा तो ये लीजिए। इस तरीके से करते हैं ताकि तार बिना संधि के, मतलब जुड़ा नहीं हो, इससे जुड़ा होने के लिए है। चलिए इसको मिटाते हैं। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको अच्छे से काम आएगा। ठीक है, चलिए इसको मिटाता हूँ मैं। अब आता है बल्ब।
विद्युत जो बल्ब होते हैं जो आपके घरों में लगे होते हैं उसको अगर आपको दर्शाना हो सिंबल के रूप में तो आप किस तरह से दर्शाएंगे देखिएगा। कई बार सुपर हार्ड एग्जाम में भी साइन पूछ लेता है, बोल देगा कि ये साइन जो है किस चीज़ का है, तो आपको बताना पड़ेगा। ये बल्ब का है तो ईजी है, चलिए आगे चलते हैं। सुपर हार्ड में एक चीज़ को ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। अब प्रतिरोधक, प्रतिरोधक क्या होता है जानते हैं? धारा में रुकावट पैदा करने वाले पदार्थ होते हैं जो प्रतिरोधक कहलाते हैं। आपको प्रतिरोधक क्या करते हैं पिछले वीडियो में आपको समझाया। प्रतिरोधक इसका इस तरीके दर्शाते हैं, ये प्रतिरोधक होता है। इसको रेजिस्टेंस बोलते हैं इंग्लिश में, और इसको आर, ठीक है, रेजिस्टेंस बोलते हैं, इसे यहाँ सिंबल आर लिखा हूँ। इसका जो ऐसा ही मात्रक होता है वो होता है ओम, ठीक है, ओम होता है, ठीक है। अब नवा टॉपिक देखते हैं। नवा टॉपिक है प्रतिवर्ती प्रतिरोध या धारा नियंत्रण, लिख लेते हैं प्रतिवर्ती प्रतिरोध। अब मैं बोलता हूँ, मेरी राइटिंग पे ध्यान मत दीजिएगा, बस कंटेंट पे ध्यान दीजिएगा। या क्योंकि मैं व्हाइट बोर्ड से कभी लिखा ही नहीं हूँ ना, इससे मेरी आदत ही नहीं है व्हाइट बोर्ड पर लिखने की। प्रतिवर्ती प्रतिरोध या धारा नियंत्रण, धारा नियंत्रण, ठीक है। इसका जो सिंबल होता है इस तरीके से, तो देखिए इस तरीके से दर्शा सकते हैं आप, या फिर इस तरीके से भी दर्शा सकते हैं। धारा नियंत्रण समझते हैं क्या होता है? धारा नियंत्रण में ये होता है कि विद्युत वोल्टेज जितना भी देंगे वो समान रहेगा, उसमें से धारा जो होती है, मतलब प्रतिवर्ती प्रतिरोध में धारा जो होती है वो बदल जाती है, लेकिन वोल्टेज समान रहता है। मतलब कि वोल्टेज को एक स्थिरांक पर रोक करके उसकी धारा को परिवर्तित करना। जो हमारे आप घर में जो रेगुलेटर होता है पंखे के ना, वही प्रतिवर्ती प्रतिरोध है। उसको आप दर्शाना हो सिंबल में तो इस तरीके से दर्शाएंगे। रेगुलेटर को ही प्रतिवर्ती प्रतिरोध बोलते हैं। जो वोल्टेज तो समान रखता है, अपने 220 या 240 वोल्ट आता है, वो वोल्टेज समान रखेगा। उसमें धारा को, जिसमें धारा प्रवाहित होती है ना, आई बराबर क्यू अपॉन टी, उसको जो उसमें जो आवेश बहते हैं उसको, उसकी मात्रा को कम कर देगा। अब जैसे 1 सेकेंड मान लीजिए 200 कूलम आवेश बह रहे हैं तो उसको 100 कर देगा, जितना आप सेट करेंगे उसको मिटाता हूँ और अगले टॉपिक पे चलता हूँ। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इसको मिटाते हैं और अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक है कि देख लेते हैं, एमीटर है। एमीटर मतलब कि जो अपना धारा होता है, धारा मापने की इकाई, या फिर धारा इकाई नहीं, धारा मापने की यंत्र, जिस यंत्र से उसको हम धारा को मापेंगे उसको एमीटर बोलते हैं। और उसका एसआई मात्रक नहीं बोलते हैं, उसको एसआई मात्रक नहीं यार, जिसमें आप नापते हैं उसकी जो होती है क्या, सिंबल जो होता है उसका ऐसे कुछ होता है, ये एमीटर का सिंबल होता है, ठीक है। और एक वोल्टेज को मापने की होती है वोल्ट मीटर, उसका सिंबल जो होता है ऐसे। लेकिन एक टॉपिक समझते हैं इसमें क्या है, एमीटर और वोल्टेज में। एमीटर को हमेशा और हमेशा सीरीज क्रम यानी श्रेणी क्रम में संयोजन करते हैं, मतलब जोड़ते हैं। और एमीटर को पार्श्व क्रम या बोले तो पैरेलल जोड़ते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। कैसे होता है, अपने घर में मोटर के जो सबमर्सिबल पंप होते हैं उसमें स्टार्टर होते हैं, उसमें एमीटर रहता है नीचे, और वो नीचे वोल्ट मीटर रहता है। उसको ध्यान से समझिएगा, आपको पता चल जाएगा। उसको कभी खोल के देखिएगा, बाकी हानिकारक नहीं तो आपको करंट लगा सकता है। इसको ध्यान से और नहीं की जाए तो अच्छे है, उसको किसी मैकेनिक के पास जाके अगर जाके देखेंगे तो उसका सीरीज कनेक्शन देख लीजिएगा उससे। इसका होता है सीरीज में या श्रेणी क्रम में, इसका पैन होता है मतलब कि समांतर क्रम में। तो चलिए इसको मिटाते हैं और अगले एक टॉपिक पे चलते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये सिंबल का आखिरी टॉपिक था, ठीक है, ले लिया। चलिए आगे देखते हैं क्या टॉपिक है अपना। आगे ओम का नियम, ठीक है। ओम का नियम समझते हैं क्या होता है। ओम का नियम, ओम का नियम,
ओम का नियम ये कहता है कि अभी आप हम लोगों ने वोल्टेज पढ़ा, धारा पढ़ा, मतलब कि धारा मतलब विद्युत धारा पढ़ा, वोल्टेज पढ़ा, विभवांतर पढ़ा। तो ओम का नियम ये कहता है कि किसी भी तार में तार में जब वोल्टेज यानी विभवांतर तथा धारा का अनुपात समान आता है, जब धारा प्रवाहित करेंगे, जैसे जैसे हम लोग वोल्टेज बढ़ाएंगे या फिर धारा बढ़ाएंगे तो दोनों ही साथ साथ बढ़ेंगे, कम करेंगे तो दोनों ही घटेंगे। लेकिन एक शर्त उन्होंने रखी कि उसका भौतिक परिवर्तन समान होना चाहिए, मतलब उसके तापमान में, आकार में, लंबाई में कोई परिवर्तन न करे, तभी ये पॉसिबल है कि उसको जब धारा बढ़ाएंगे तो उसका वोल्टेज भी बढ़ेगा। ये उसका तो मैं आपको मॉडल बता दिया, उसका चलिए सूत्र लिखते हैं। उसका सूत्र ये है कि देखिए, जब इसका आई समानुपात है आई, बी समानुपाती है आई के, मतलब ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, अगर ये घटेगा तो ये भी घटेगा। अब इसको हमको लगाना है नियतांक लगा करके, तो इसको जब हम लिखेंगे तो जब यहाँ बराबर लगाएंगे तो v बराबर आई आर हो जाता है। इसको इस चिन्ह को हटाने के लिए, समानुपाती के चिन्ह हटाने के लिए हमको नियतांक चाहिए होता है, जिसको आर, इसको भी हम प्रतिरोध ही बोलते हैं, ये आर लगाते हैं। यहाँ पे हमें वोल्टेज का सूत्र मिल गया v बराबर आई आर, ठीक है। मैं मिटा देता हूँ ताकि आपको जब स्क्रीनशॉट लेंगे तब कन्फ्यूज नहीं होंगे। और यहाँ से एक और सूत्र निकलता है, आई का भी सूत्र निकल जाता है, v बटे आर और आई, जब इसको पंचसाधन कर देंगे तो अब इससे आई का भी सूत्र निकल गया और वोल्टेज का सूत्र निकल गया, और इससे अपना प्रतिरोध का भी सूत्र निकल जाता है, जो होता है आई बटे वी। ठीक है, ये कुछ सूत्र हैं, इसको आप नोट कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो ओम का नियम का। ठीक है, और जब एक टॉपिक और है कि जब एक इसका जो बताए थे आपको हम ना कि जो ये प्रतिरोध है उसका ऐसा ही मतलब ओम होता है। जब एक ओम का मतलब होता है कि 1 एम्पियर धारा और 1 वोल्टेज का अनुपात को 1 ओम कहते हैं, यह ध्यान रखिएगा, इसको ही बोलते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ले लिया, मिटा देते हैं। चलिए अब हम लोग समझेंगे कि हाँ देखिए, अब यहाँ पे एक टॉपिक और आता है कि जो ये अपना प्रतिरोध होता है वह कारकों पर निर्भर करता है। जैसे जो आर प्रतिरोध है यह पदार्थ के लंबाई पर के समानुपाती होता है। अगर पदार्थ की लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, अगर लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध बढ़ेगा, अगर लंबाई घटेगी तो प्रतिरोध भी घटेगा। ये इसके समानुपात रहता है। ठीक है, और इसके व्युत्क्रमानुपात के आर के व्युत्क्रमानुपात रहता है उसकी एरिया, मतलब कि उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ऐसे अगर क्षेत्रफल बढ़ेगा उसका मतलब कि तार की मोटाई बढ़ेगी तो उसका रुकावट यानी प्रतिरोध कम हो जाएगा, अगर मोटाई कम होगी तो उसका प्रतिरोध बढ़ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को साथ में लिखने के लिए हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, सॉरी यहाँ पे ये रहेगा समानुपाती का चिन्ह, क्योंकि इसमें कोई नियतांक नहीं लगा है। जब इसमें हम साथ में लिखेंगे तो ऊपर L नीचे A। अब इस नियतांक को हमको सवाल लगाने के लिए नियतांक की आवश्यकता नहीं होती है, नियतांक हटाने के लिए हमको इस समानुपाती के चिन्ह हटाने के लिए एक नियतांक की आवश्यकता होती है, जिसे हम रो बोलते हैं। रो, इसको इस तरीके से लिखते हैं, सॉरी देखिए, इसको रो बोलते हैं, ये इसका नियतांक होता है। और ये रो जो होता है हर पदार्थ के प्रकृति पर निर्भर करता है, प्रकृति के अनुसार ये बदलता रहता है। और ये पदार्थ होती है चांदी का, सोने का, एल्युमिनियम का, कॉपर का, अलग अलग ये इसका होता है, ये पदार्थ भी प्रकृति पर निर्भर करता है। देखिएगा जब इसको यहाँ ये समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो आर बराबर रो के साथ ऐसे ये छप जाएगा। ठीक है, समझ गए? चलिए इसको मिटाते हैं। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मुख्य सूत्र यही है अपना। ठीक है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए मिटाते हैं इसको। अगला टॉपिक अपना ये है कि देखिए, अब ये जो रेजिस्टेंस हैं, बोले तो ये प्रतिरोध हैं, उनको हम जोड़ के प्रतिरोध, अब मान लीजिए आपके पास 1 ओम के बहुत सारे प्रतिरोध हैं, आपको एक मान लीजिए 5.5 पॉइंट का प्रतिरोध लगाना है या फिर 10 करना है, तो खुद से संयोजन करेंगे। तो किस प्रकार से आप संयोजन करेंगे कि आपका काम बन जाए, तो चलिए दिखाते हैं। पहले श्रेणी क्रम का संयोजन समझते हैं आपको। देखिए श्रेणी क्रम में क्या होता है, श्रेणी क्रम संयोजन में जब संयोग करेंगे तो धारा समान हो जाएगी और वोल्टेज अलग अलग हो जाएंगे। और वोल्टेज का भी सूत्र पढ़े थे हम लोग, V बराबर आई आर। ठीक है,
पढ़े थे ना, ये निकालते हैं। तो वोल्टेज का सूत्र क्या होता है, आई आर, ये प्रतिरोध है, ठीक है, ये सम प्रतिरोध है। जब इसको हम एक देखिए, मान लीजिए 1 ओम का प्रतिरोध है, तो उसे जोड़ दिए दूसरा 1 ओम का प्रतिरोध, जोड़ दिए 1 ओम का प्रतिरोध, तो जुड़ेगा। ये अभी सीरीज कम स्टडी कम है, देखिए जुड़ रहा है। और जब पैरेलल बनाते हैं हम लोग तो ऐसे लिखते हैं, मैं आपको कैसे लिखूँ, हाँ, एक यहाँ हो गया ऐसे ऐसे, और एक यहाँ हो गया। जब इसको जोड़ेंगे तो इस प्रकार से जोड़ते हैं, ठीक है। तो जब ऐसा इस तरीके से जोड़ेंगे तो ये श्रेणी क्रम आ जाएगा, जब इस तरीके से जोड़ेंगे समांतर क्रम आ जाएगा। और इसे हम चलिए 2 ही लेते हैं समान दिखाने के लिए, लेकिन जब इसको जोड़ेंगे तो इसका मान 2 आएगा। जब इसको जोड़ेंगे तो इसका मान क्या आएगा पता है आपको, बताऊँ मैं आपको, देखिएगा। जब आप इसको जोड़ेंगे तो 1/1 प्लस 1/1 क्या होता है, 2 ही होता है। यहाँ पे समान आ गया, पर ये गलत है। इसके पहले हम लिखते हैं ये, ठीक है। जब मतलब 1/r बराबर आया है 2, ना कि r बराबर, तो इसको करेंगे तो 1/2 आएगा, जो होता है 0.5। इसका आंसर 0.5 होता है। तो कैसे होता है, अभी आपको जो मैं सूत्र लिखूंगा तो आपको बहुत आराम से समझ आ जाएगा। चलिए आपको सूत्र लिखता हूँ, फिर उसका समझाता हूँ। तो ये मैंने जैसे बोला कि इसमें धारा का इसमें विभवांतर यानी वोल्टेज का बदलाव होता है। तो वोल्टेज का सूत्र होता है, तो यहाँ सम ऑफ रेजिस्टेंस है, तो धारा तो समान रहेगी, वोल्टेज बदल जा रहा है। तो वोल्टेज जितने भी अपने प्रतिरोध जोड़ेंगे, मान लीजिए प्रतिरोध 1 का वोल्टेज जितना है, क्योंकि वी बराबर आई आर भी होता है, और दूसरे का इतना है, इतना धारा। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें आई सम में समान है, तो आई कॉमन निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ तो है ही, पर यहाँ आई कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। और यहाँ से आई कैंसिल हो जाएगा, बचेगा RS R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। जब हम अपन श्रेणी क्रम में संयोग करेंगे तो अपने पास यही बच के आएगा, ठीक ना। ये RS R1 प्लस R2 प्लस R3, ओके। चलिए इसको मिटाते हैं और समांतर क्रम समझते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, समझेंगे अपन लोग समांतर क्रम, ठीक है, पैरेलल कनेक्शन इसको बोलते हैं। मार्कर चेंज कर लेते हैं अपन लोग। समांतर क्रम में क्या होता है कि वोल्टेज समान होता है। जो हमारे घर में अप्लायंस जुड़े होते हैं, जैसे पंखा, तार और ये बल्ब, स्विच जो होते हैं समांतर क्रम में जुड़े होते हैं। समांतर क्रम में क्या होता है, देखिए जो फैन होता है, जो बल्ब होता है, उन लोगों के लिए वोल्टेज समान होना चाहिए। वोल्टेज जो विभवांतर होता है 220 से 240 वोल्ट समान चाहिए, लेकिन उसमें धारा अलग अलग चाहिए। पंखे का अलग धारा चाहिए, बल्ब की अलग धारा चाहिए, तो इसको इसलिए समांतर क्रम में जोड़ते हैं, क्योंकि इसमें वोल्टेज समान रहता है और धारा बदल जाती है। तो धारा का जैसे वोल्टेज का सूत्र होता है V बराबर आई आर, ओम के नियम से निकला है। लेकिन जब इसका जब निकालेंगे अपना किसका मान, आई का मान निकालेंगे, तो V, ये आपको मैं लिखवा चुका हूँ, ये ऐसा आई। तो जब इसे कनेक्शन करेंगे तो हमारे पास आई का मान बदलता रहता है। तो हम I1 प्लस I2 जोड़ेंगे तो दिख जाएगा। I1 के लिए लिखेंगे V अपॉन R1 R2 R3, जोड़ेंगे अलग अलग अप्लायंस को जोड़ेंगे समांतर क्रम में, तो ऐसे तरीके से उसका निकाल सकते हैं हम लोग प्रतिरोध कितना है उसमें। तो चलिए पहले सम रहेगा पूरा, तो आई होता है सम। जब इसको हम समांतर क्रम में जोड़ देंगे तो उसका रेजिस्टेंस, मतलब टोटल जो लोड पड़ेगा अपने तार पे, रेजिस्टेंस होएगा अलग अलग हर तार पे पड़ेगा। जब कुल निकालेंगे तो कुल निकालने का सूत्र होता है संयोजन के लिए, तो उसका होता है VR1। पहला अप्लायंस जो रहेगा उसका रेजिस्टेंस जो R रहेगा, R1 रहेगा, अब तक दूसरे से भिन्न रहेगा ऐसे। और इसमें देखेंगे कि V सम में समान है, इसे V कॉमन लेते हैं, तो यहाँ बचेगा 1 R1 प्लस R2 प्लस R3। अब मैं यहाँ से V से भी काट सकता हूँ, लेकिन कैसे काटूंगा आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए V को यहाँ पक्षांतर कर देंगे यहाँ से, ताकि मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। यहाँ गुणे में था तो यहाँ भाग में हो गया, तो V से V कट गया, तो 1/RS हो जाएगा। शायद आपको, मैं आशा करता हूँ कि ये फ्रेमिंग में आ पा रहा होगा कैमरा के, तो मैं चेक कर लेता हूँ, आ रहा है ना।
चलिए बिल्कुल आ रहा है। तो ये इसका श्रेणी क्रम में जब समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो इस तरीके से सूत्र लगाएंगे। जब 3 दिए रहेंगे अपने पास रेजिस्टेंस, उसके बोलेगा तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए, और वो बोलेगा समांतर क्रम में जोड़ रहे हैं, तो जब 3 जोड़ेंगे तो 1/R1 1/R2 प्लस 1/R3 करेंगे तो फिर 1/RS हो जाएगा। 1/RS मान लीजिए यहाँ पे आया, मान लीजिए अचर संख्या C आई, C यहाँ पे आएगा, तो C उसका आंसर नहीं होगा। देखिए क्योंकि यहाँ बटे 1 है, जब उसका तिर्यक गुणा करा देंगे और यहाँ RS है और C भी आ जाएगा और 1 आ जाएगा, अपने को इसका मान निकालना है, किसका, इसका, तो आ जाएगा RS 1/C आ जाएगा। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि जब यहाँ पे 1/RS है और C है, इसके नीचे कुछ नहीं है, तो दोनों का व्युत्क्रम कर देंगे, मतलब R को भी पहुँचा देंगे ऊपर और C को नीचे। सॉरी यह गलत हो गया, ऐसे लिखा है ना, ऐसे है, ठीक है। जब इसका व्युत्क्रम करेंगे तो RS ऊपर हो जाएगा और C ऐसे 1/C हो जाएगा, ठीक है। ये उसका तुल्य प्रतिरोध होता है। चलिए आगे चलते हैं। ये टॉपिक मुझे लगता है आपको समझ नहीं आया होगा, चलिए एक बार फिर समझाता हूँ मैं आपको। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको समझाया, आपको समझ नहीं आया। मान लीजिए कोई आपने ऐसा इसका सवाल का जो हल किया आपने, तो आपको 1/RS के बराबर आ गया C, मान लीजिए A आया, ठीक है, A आया। अब आप A को डायरेक्ट आंसर नहीं लिख सकते हैं, मान लीजिए इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 है, ठीक है। जब इसका व्युत्क्रम करेंगे, मतलब RS को भी ऊपर ले जाएंगे और 1 को भी ऊपर ले जाएंगे, तो RS जब ऊपर जाएगा तो RS, ठीक है, और जब 1 ऊपर जाएगा तो 1/A, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगर 1/A ही आंसर आ रहा है, जब RS जब आ रहा है, 1/RS आ रहा है, क्या आ रहा है, 1/A आ रहा है, तो इसको भेजेंगे तो फिर RS तो A आएगा, ठीक है। इस कन्फ्यूजन में मत लेगा, वो कन्फ्यूजन आपको दूर कर दिया। इसका मेन सूत्र क्या है, ये वाला समांतर क्रम के लिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसको मिटाते हैं। ओके, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको सुपर 100 तैयारी में और ही बेहतरीन तरीके से करा सकूँ। आप 11th जाएंगे तब भी मैं आपको 11th में भी मिल जाऊँगा। अब आता है शक्ति पावर। ये पावर लेंस वाला पावर नहीं है, ये पावर है विद्युत वाला, विद्युत शक्ति। इसका ऐसा ही मतलब वाट होता है, ठीक है। जूल का भी, कार्य का भी जूल, सॉरी उसका तो जूल होता है। विद्युत कार्य का जो सही मतलब होता है वो भी वाट होता है, और शक्ति का भी वाट ही होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो शक्ति को P से दर्शाते हैं, तो इसका जो सूत्र होता है VI, समझ रहे हैं क्या है, वोल्टेज और धारा की गुणनफल को शक्ति कहते हैं, याद समझ रहे होंगे। और जब बोलेगा कि पावर दिया रहेगा, धारा दिया रहेगा, तो बोलेगा वोल्टेज निकालने के लिए, तभी निकल जाएगा। वोल्टेज का हो जाएगा P/I, और यहाँ वोल्टेज हो जाएगा। यहाँ धारा दिया रहेगा, बोलेगा वोल्टेज निकालने के लिए, तो ऐसे हो जाएगा, क्या दिया रहेगा, धारा दिया रहेगा अपने को, नहीं मान लीजिए वोल्टेज दिया रहेगा और धारा निकालने के लिए बोलेगा, तो इस तरीके से निकल जाएगा, 3 फार्मूला बन जाएगा यहाँ से, ठीक है। और जब यहाँ पे ये ऐसे है तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, P/I²R, हाँ I²R, पता है कैसे, क्योंकि यहाँ पे लिखा है VI जो होता है, इस V को हम क्या लिख सकते हैं, IR लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग पढ़ा था V/IR। तो V की जगह अगर हम IR लिखते हैं यहाँ पे, तो IRI इन सब गुणे में है, तो I का स्क्वायर हो जाएगा और R बचेगा, इसलिए मैं I²R लिखा हूँ। एक फॉर्मूला और है इसमें, पता है आपको, नहीं पता होगा। I को हम क्या लिख सकते हैं, जब V/IR लिख सकते हैं, तो I को क्या लिख सकते हैं, V/R लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे I को हम लिखेंगे V/R, लिखिए यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है, इससे V का स्क्वायर लगेगा, I का भी स्क्वायर लग जाएगा और इंटू R हो जाएगा, सॉरी R होगा ना, क्योंकि यहाँ पे V/R है, इससे यहाँ भी स्क्वायर लगा है। देखिए यहाँ पे ये फार्मूला है और यहाँ पे I में स्क्वायर लगा हुआ है, इससे दोनों में स्क्वायर लग जाएगा और यहाँ से R कट जाएगा, यहाँ से एक, यहाँ 2 R है, यहाँ एक कटेगा, तो V²R, ये इसका एक फार्मूला है। इसको मैं अच्छे से मिटा के लिख देता हूँ, आप समझ गए होंगे कैसे हल हुआ है, V²R, ठीक है।
ये अपनी पावर के इतने फॉर्मूलेस हैं, इसमें से किसी का 2 का मान दिया रहेगा, 1 का मान निकालना रहेगा, तो आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ले लिया। चलिए इसको मिटाते हैं और अगला टॉपिक पढ़ते हैं, और शायद ये लास्ट टॉपिक होगा, फिर लास्ट से सेकेंड टॉपिक होगा। ठीक है, अगला टॉपिक है अपना हीट का। ठीक है, एच हीट। जब इसमें हम ये रहता है अपना वोल्टेज और धारा जो होता है, ये जो बहता है वो कितने समय में बहेगा, जूल का तापन नियम कहते हैं इसको। जब किसी भी विद्युत तार से धारा प्रवाहित होती है तो उसमें ऊष्मा का क्षय होता है, उससे ऊष्मा भी निकलती है। तो वो डिपेंड करता है कि धारा कितनी है और वोल्टेज कितना है और कितने समय से बह रहा है। जब आप अपने घर में जो फूड हीटर होते हैं, खाना पकाने वाले हीटर होते हैं, या फिर इंडक्शन होता है, वो तुरंत ही बर्तन को नहीं गर्म कर देता। वोल्टेज आई उसको हम दे देते हैं स्विच से, लेकिन जो उसको टाइम चाहिए होता है, जितना अधिक टाइम होगा उतना गर्म होगा, जितना अधिक धारा होगा उतना अधिक गर्म होगा, जितना अधिक विभवांतर होगा उतना अधिक वो गर्म रहेगा। ठीक है, इसका एक और सूत्र होता है। फिर यहाँ पे V को हम क्या लिख सकते हैं, हाँ, पर इसका जानते हैं आप एक चीज़ कि V को भी हम V बराबर आई आर लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग समझाए थे आपको ना ये भी, तो V के यहाँ हम आई आर लिख दें यहाँ पे H बराबर, तो आई आर आई टी, तो आई दो ठो हो गया, तो आई स्क्वायर आर टी। ये भी एक फॉर्मूला है, अच्छे से मैं लिख देता हूँ इसको, आप समझ गए होंगे कैसे हुआ ये, यहाँ से हुआ था ये। ठीक है, तो आई स्क्वायर आर टी एक और हो गया। ठीक है, अब आता है कि विद्युत शक्ति का व्यावसायिक मात्रा क्या है। व्यवसाय में किसी जो हम लोगों ने घर में जो यूनिट बिल आती है, यूनिट में आती है, और हम देखेंगे 1 यूनिट 2 यूनिट, मतलब जब 1000 वाट होता है तो 1 यूनिट होता है। 1000 वाट को बोलते हैं 1 किलोवाट। 1 किलोवाट को 1000 वाट बोलते हैं, और 1 किलोवाट को 1 यूनिट बोलते हैं, मतलब 1000 वाट को 1 यूनिट बोलते हैं। और जब हम 1000 वाट को, मतलब कि 1 किलोवाट को 1 घंटे यूज करते हैं, तब ये 1 यूनिट होता है। जैसे इसका स्क्रीनशॉट आप ले ही सकते हैं। चलिए उसको इसी में आ जाएगा, तो उसको लेने की जरूरत नहीं है। जब हम 1 किलोवाट है, किलोवाट को इस तरीके से दर्शाते हैं, में 1000 वाट होता है। ठीक है, मैं ध्यान रखिएगा, जब हम 1 किलोवाट को 1 घंटा यूज करते हैं, हावर, तो एक क्या हो जाएगा, 1 यूनिट। ठीक है, लेकिन इसमें सूत्र ये आती है कि 1 किलोवाट हावर का सूत्र क्या होता है। इसका मतलब होता है कि 1 किलोवाट का सूत्र होता है पावर जो होती है, पावर इनटू टाइम। ठीक है, पावर इनटू टाइम को विद्युत का व्यावसायिक मात्रा बोलते हैं इसको। ठीक है, जैसे मान लीजिए पावर जो है अपनी, पावर का वाट मतलब कि 100 वाट लाइट आ रही है अपने पास, 100 वाट खपत हो रही है, कितने सेकंड के लिए हो रही है, ये जो वाट है कितने सेकंड के लिए हो रही है, मान लीजिए 1 घंटे के लिए हो रही है। 1 घंटा, हाँ, एक चीज़ आपको यहाँ समझा सकता हूँ मैं आपको, 1 घंटे के लिए चीज़ हो रही है। ठीक है, तो आप 100 इंटू 1 घंटे 1 नहीं कर देंगे तो आप गलत हो जाएगा। मैंने आपको क्या बताया था, कहीं भी सूत्र का उपयोग करते समय हमें उसके एसआई मात्रक पर ध्यान देना होता है। पावर का एसआई मात्रक वाट है तो 100 वाट सही है, लेकिन जब हम 100 वाट है जो उसका गुणा करेंगे 1 से, तो नहीं, समय का एसआई मात्रक सेकंड होता है, तो 1 घंटे में कितने सेकंड होता है, 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। ठीक है, होता है, तो 1 घंटे में 60 इंटू 60 हो जाएगा, तो 6 6 36 हो जाएगा, 36 लिख देंगे, 2 जीरो यहाँ से ले लेंगे, 2 जीरो यहाँ से ले लेंगे। और देखिए, हाँ, इसका किलोवाट हावर का सही मात्रक जूल होता है, इसलिए जूल, ध्यान रखिएगा इसका सही मात्रक जूल। तो अपने पास सूत्र ये आ गया, 2 सूत्र। ठीक है, ये मिटा देता हूँ मैं, अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए। तो ये अपनी आखिरी टॉपिक थी। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो हमारी इस कॉन्सेप्ट नेक्स्ट 10 के चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि और भी आपको सुपर 100 से आने वाली कल वाली वीडियो जो मैथ की होने वाली, मैथ का रिवीजन होने वाला है, उसमें PYQ का ही रिवीजन कराऊंगा। जैसे क्वेश्चन आ चुके हैं, जो क्वेश्चन आए थे आप पिछले वाले पेपर में, उसी का मैं यहाँ पे कराऊंगा आपको। इसीलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपके पास वो वीडियो पहुँचे। इसलिए जय हिंद, जय भारत, कीप लर्निंग, पढ़ाई करते रहिए। इन सभी का स्क्रीनशॉट लेके आप अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा, ताकि आप बेस्ट ऑफ 5 तो 10th में था, लेकिन सुपर 100 में अपना जगह बना सकें, सीट ले सकें, इसलिए इसका रिवीजन अच्छे से कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।